हेलो फ्रेंड्स, सब लोग फिट हैं? गुड। तो बच्चे, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में, आज कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं हम। और स्पेशली आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं जो मुझसे एक अच्छा बच्चा भी पूछता है। अच्छा बच्चा का मतलब ये है कि जो बच्चा पढ़ाकू टाइप का जो होता है, ठीक है, वो भी अक्सर पूछता है मुझसे। और मैं आपको ये भी इंश्योर करता हूं कि इन क्वेश्चनों के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बारीक चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है या जिसके लिए किसी का ध्यान नहीं जाता। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखिए, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है फिजिक्स में जिसको लिखने से पहले उसका एक्सप्लेनेशन ना किया जा सके। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। बस हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितना इंटरेस्ट लेके समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। अगर चीजों को इग्नोरेंस चालू हो जाए तो बेसिकली फिजिक्स और हिस्ट्री में ज्यादा अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि हिस्ट्री में आपको फैक्ट्स पढ़ने और फिजिक्स में लॉजिक। और जब लॉजिक को फैक्ट की तरह पढ़ा दिया जाए तो चीजें गड़बड़ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी चीज हम करने वाले हैं आज, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हर एक चीज का मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। और साथ में इस बात को भी आप इंश्योर करें कि आप कुछ नया ढूंढ पाते हैं कि नहीं। कोई ऐसी चीज जो मैं आपको ना बताऊं और आप उसे ढूंढ लें, मैं इस बात से भी बहुत खुश रहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उसी क्वेश्चन के साथ जिसका हिंट मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। और आपको अब तक ये पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एक ठीक ऑर्डर का क्वेश्चन है। ये कोई इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि आप देखते ही साथ इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, और काफी बढ़िया लॉजिक लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास था वही क्वेश्चन एनसीईआरटी का लास्ट सॉल्व एग्जांपल, द अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन मैं बता चुका था लास्ट क्लास के अंदर, और आपने पढ़ भी लिया होगा उसको। नहीं भी पढ़ लिया हो तो आप एनसीईआरटी का सबसे लास्ट सॉल्व एग्जांपल जरूर पढ़ें एक बार। अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि एक्चुअली क्वेश्चन था क्या और उसको हमें सॉल्व कैसे करना है लॉजिकली। देखिए बच्चे, अर्ली मॉडल ऑफ एटम ये बताता है कि न्यूक्लियस जो है उसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और वो सिर्फ एक पॉइंट की तरह एक्ट करता है पूरे एटम के अंदर। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं उस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं ऐसे। ये अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम है। एक्चुअल अब जो प्रेजेंट मॉडल है वो ये नहीं है। तो अर्ली मॉडल ऑफ एटम के नाम से ही क्वेश्चन था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज इनसाइड द एटम। ठीक है, सेकंड पॉइंट था एट द सरफेस ऑफ एटम, और थर्ड था आउटसाइड द एटम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों केसों में निकालना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले केस की। सबसे पहला केस ये है मेरे पास कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, यानी कि विच इज इनसाइड द एटम। यहां पर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि आपको जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है? लीनियर, सरफेस या वॉल्यूम? क्योंकि एटम क्या होता है, स्फीयर की तरह होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर पूरे स्फीयर के अंदर फैले हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आएगा। तो यहां पर हम जो कंसेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, रो की बात करेंगे हम यहां पे। ठीक है, तो अब सुनिए, सबसे पहली बात, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, एक एक चीज को आप ढंग से समझते जाएं। ठीक है, बारीकी से। सबसे पहली चीज है कि मैं अगर बात करता हूं टोटल चार्ज ऑन एटम, एटम पे टोटल चार्ज कितना है, तो उसमें मैं दो चीज लिखूंगा। एक लिखूंगा प्लस का ZE, प्लस का ZE का मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बाकी जितना चार्ज था मैं उसको स्मॉल q मान लेता हूं। ध्यान रखना, ये स्मॉल q वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि प्लस के ZE में अगर मैं स्मॉल q ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 0? क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कि जितना चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होगा पॉजिटिव में, उतना ही चार्ज एग्जैक्टली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बनेगा। यानी कि अगर यहां पे प्लस का 10 कूलम चार्ज है न्यूक्लियस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स का सारा चार्ज मिला के माइनस का 10 कूलम ही होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल तभी हो सकता है जब जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज भी हो। एग्जैक्टली। तो प्लस का ZE था न्यूक्लियस का चार्ज, प्लस का Q है सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिलके चार्ज। ठीक है, और दोनों का आंसर मिलके 0 आना चाहिए। ये पता है ना कि दोनों का आंसर मिलके 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि नेट चार्ज 0 होता है। अब सुनो, Q कितना निकल के आता है इससे?
बाकी आप चाहें तो Q की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो पहले मैं Q की वैल्यू पुट कर देता हूं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पर नहीं है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन अगर पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं Q को मॉडिफाई करके लिखूंगा, और मॉडिफाई करके क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा रो इंटू वी। रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वी का मतलब वॉल्यूम। अब कैपिटल वी कौन सा वॉल्यूम, कैपिटल वी इस पूरे एटम का वॉल्यूम है, और रो हो गई इसकी डेंसिटी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करेंगे दिस इज Z। अच्छा मैं आपको बता दूं कि Z क्यों लिया गया है, एटम है, एटम पे जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है। अब प्रोटॉन का कितना भी नंबर हो सकता है, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, कितना भी, तो कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, और एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z, इसलिए ZE लिखा गया है। ZE का मतलब है टोटल नंबर ऑफ, टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, Z का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E का मतलब चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो मल्टीप्लाई करके टोटल पॉजिटिव चार्ज निकल के आता है, तो Z का मतलब एटॉमिक नंबर था, ठीक है। तो प्लस ZE रो की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, मतलब रो को तो चलो रो देता हूं मैं, वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम था 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब आप समझ लें कि मैंने इसको कैपिटल R क्यों लिखा है, स्मॉल r क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैपिटल R मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा हमने वॉल्यूम लिया है, क्योंकि चार्ज लिया है पूरे का, तो वॉल्यूम भी पूरे का लेंगे, और अगर वॉल्यूम पूरे का लेंगे तो मेरे पास जो रेडियस आएगी वो आएगी पूरी कैपिटल R। तो इससे अब क्या आता है, मैं लिखता हूं रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू, प्लस के ZE को उधर ले जाओ तो माइनस का ZE हो जाएगा। अब इससे रो कितना निकल के आता है, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, माइनस का 3ZE अपॉन 4 पाई कैपिटल R क्यूब, ये आपके पास निकल के आया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब एक चीज समझिए, यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है वो क्यों आया, यहां पर ये नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि चार्ज डेंसिटी आप जिसकी निकाल रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए रो का आंसर नेगेटिव में आया है। अगर यहां पर ये सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव होता और सेंटर में नेगेटिव होता तो हमारा आंसर पॉजिटिव का आता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी वजह से चार्ज डेंसिटी जो आई है वो नेगेटिव साइन के साथ आई है। मैं कह रहा हूं मैं हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगा कहां पे कौन सी चीज क्यों आई है, और ये सीखना जरूरी है। अब सुनिए, वॉल्यूम तो निकल गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल गई, अब नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क ये है कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये बोल रखा था आपको कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सिर्फ इस सरफेस के अंदर, देख रहे हैं जो डॉटेड में दिखा रहा हूं, यानी कि इनसाइड द स्फीयर, और उसकी रेडियस स्मॉल r है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में लिखता हूं यहां पर, ढंग से समझिएगा बेटा, इसको आप नोट तो बाद में भी कर सकते हैं लेकिन आप समझ लें पहले इसको, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r लेस देन r, स्मॉल r लेस देन r पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यानी कि मैं अंदर निकालना चाहता हूं। तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो हम निकालेंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ कि अगर मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इस सरफेस के अंदर ये डॉटेड लाइन दिख रही है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, तो क्या क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर पहले आएगा मेरे पास ZE, और दूसरा आएगा मेरे पास क्या, सिर्फ इस स्फीयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो, यानी कि मैं अगर इस स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज जो बिखरा हुआ है उसको मैं Q' अगर मान लूं कि वो टोटल चार्ज Q' था, तो इस स्फीयर के अंदर अब मेरे पास दो चार्ज आए, कौन कौन से, एक तो प्लस ZE आ गया पूरा, और दूसरा कौन सा आ गया, Q'। और ध्यान रखें Q' इज लेस देन Q, Q था सारा का सारा नेगेटिव चार्ज मिला के, स्मॉल q क्या है, सिर्फ उतने पोर्शन का नेगेटिव चार्ज जो आपने यहां पे सेलेक्ट किया है। तो अब देखिए, अब लिखते हैं टोटल चार्ज, सबसे पहले आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, इस टोटल चार्ज में मेरे पास दो चीज आएंगे, एक तो आएगा प्लस का ZE और एक आएगा Q'। मैं Q' की वैल्यू रखूंगा, ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव में हो जाएगा उसमें। तो अब देखिए प्लस का ZE, ये तो पता लगा ना कि प्लस का ZE मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो तो उसके अंदर एंक्लोज हो ही रहा है, ठीक है। प्लस इन प्लेस ऑफ Q' का फॉर्मूला होगा रो इंटू V', फॉर्मूला वही है Q इक्वल टू रो इंटू V'। मैंने रो को रो डैश क्यों नहीं लिखा, जब मैं Q को Q' लिख रहा हूं, V की जगह V' लिख दिया, तो मैंने रो को रो डैश क्यों नहीं लिखा, इसका आंसर वही था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं इस पूरे के अंदर डेंसिटी निकाल दूं चाहे छोटे पार्ट के अंदर डेंसिटी निकाल दूं, डेंसिटी सेम ही आएगी,
और उसका मैंने एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक बड़े से टैंक के अंदर अगर पानी भरा हुआ है और मैं उसमें से एक गिलास पानी निकाल लूं तो छोटे ग्लास के अंदर जो पानी है उसकी भी डेंसिटी वही है और टैंक के अंदर जो पानी रखा है उसकी भी डेंसिटी वही है, क्योंकि डेंसिटी मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मास और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहा है तो डेंसिटी सेम रह सकती है, तो सेम होगी क्योंकि पूरे टैंक में भी पानी रखा था और छोटे पार्ट में भी पानी। इसी तरीके से इस पूरे स्फीयर के अंदर भी नेगेटिव चार्ज था और कितने छोटे पोर्शन के अंदर भी वही नेगेटिव चार्ज है, तो डेंसिटी सबकी सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। अब सुनो, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं। रो की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, रो की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, ये लिखा हुआ है माइनस का 3 ZE अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू वी डैश कितना है, वी डैश का मतलब हो गया वॉल्यूम सिर्फ इतने वाले पार्ट का, इतने छोटे पार्ट का, तो वो आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब मैंने स्मॉल आर क्यों लिखा, क्योंकि मैं सिर्फ उतने पोर्शन का चार्ज निकाल रहा हूं जो कि इस स्फीयर के अंदर आता है और इस स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर, तो इसलिए वॉल्यूम उसी का है। देखो वी डैश था सिर्फ इतने पोर्शन का वॉल्यूम, छोटे वाले पोर्शन का, और वी कौन सा था, पूरे बड़े वाले पोर्शन का वॉल्यूम। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है बेसिकली हमारे पास बचता है प्लस माइनस माइनस ZE अपॉन नीचे से कैपिटल आर क्यूब बचेगा और ऊपर से बचेगा स्मॉल आर क्यूब, ये बचता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इसके अंदर से ZE कॉमन ले सकते हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। ध्यान रखना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलता। तो फिर यस, अब देखते हैं। तो टोटल चार्ज तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं बात करता हूं बाय गॉस लॉ। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है वो निकल के आता है E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आपको अगर इसका आंसर चेक करना हो तो आप हॉलो कंडक्टिंग शेल को देख सकते हैं, वहां इक्वेशन नंबर 1 यही निकल के आई थी। जो मेरे पास वो था हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसमें भी इक्वेशन नंबर 1 यही आई थी, दोनों में इक्वेशन नंबर 1 यही है। तो मैं उसको सीधा यहां पे लिख रहा हूं कि फाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको सॉल्व करके गॉस लॉ में क्या आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वो जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो कौन सा Q है, वो मेरे पास ये वाला Q है, ये इसको मैं कैपिटल Q मान लेता हूं। ये जो टोटल चार्ज था वो कैपिटल Q था, अलग अलग मैं सिंबल दे रहा हूं ताकि आपको पता लग सके। ठीक है, तो ध्यान रखें अभी तक क्या क्या डिफरेंस हो चुका है। स्मॉल q था सारे नेगेटिव चार्ज का टोटल, q डैश था सिर्फ उतने पोर्शन के नेगेटिव चार्ज का टोटल जो कि इस स्फीयर के अंदर आता है, और कैपिटल Q क्या है, उसमें प्लस ZE भी आता है और एक छोटे वाले स्फीयर के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है वो भी आता है। तो ये मेरे पास प्लस Q था, तो मैं सिंबॉलिकली इसको ऐसा लिख दूंगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास गॉस लॉ होता है। वैल्यू पुट करूं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q की वैल्यू ये थी मेरे पास, मैं ZE कॉमन ले लेता हूं। पहले ZE कॉमन लूंगा तो आएगा 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ओके, देन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या आएगा, अच्छा साथ में अपॉन में क्या था, एप्सिलॉन नॉट भी था, ये तो मैंने क्या रखी है, Q की वैल्यू रखी है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी था। तो E मेरे पास कितना आ गया, ZE अपॉन 4 पाई नीचे जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, 1 तो यहां पे था, ये भी था, ये तो था ना अंदर, ये जो आर स्क्वायर है ना स्मॉल आर स्क्वायर, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो मैंने क्या किया, उसको मैं यहां लिख लेता हूं, एक स्टेप बच जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको मैं यहां पे कैसे लिख सकता हूं, ये दोनों के डिवीजन में चला जाएगा। इससे क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर से 2 आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक आर बचेगा सिर्फ, तो क्या बचता है हमारे पास, E इक्वल टू ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस R अपॉन आर क्यूब। ये था आपका फर्स्ट आंसर, और यही सबसे टफ पार्ट है इस क्वेश्चन का कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कैसे लगाया जाए, अंदर कैसे निकाला जाए।
तो इसका बस एक सिंपल सा लॉजिक था कि अगर मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इतने पोर्शन की वजह से, तो मुझे सारा पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा और नेगेटिव चार्ज सिर्फ उतने पोर्शन का लेना पड़ेगा जितना उसके अंदर एनक्लोज होता है, यानी सारा नेगेटिव चार्ज नहीं लेना। अब पता है, अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जिसके बारे में किसी का दिमाग ही नहीं जाता। पहली बात, मुझे ये बताओ कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को इसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा? सोचिए, अंदाजा लगाइए। और अगर आप इसको नहीं भी सोचना चाहें ना, तो जो डायग्राम बना रखा है उसके साथ सोच पाओगे। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो बुक्स में लिखा ही नहीं है। सोचिए, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आंसर पॉजिटिव आएगा। रीजन, जितना ये पॉजिटिव ZE है उतना ही ये सारा मिला के नेगेटिव का ZE है, तभी जाके दोनों का नेट जीरो होता है। तो आप मान के चलो कि अगर इस प्लस ZE का मतलब प्लस 10 कूलम था, तो माइनस का 10 कूलम कब होता? माइनस का 10 कूलम, ये सारा नेगेटिव चार्ज अगर मैं मिला लूं ना तो वो माइनस का 10 कूलम होगा। तो ये ऑब्वियस है कि इतना छोटा सा जो पोर्शन है, इतना छोटा सा पोर्शन, उस पर माइनस का 10 कूलम चार्ज नहीं हो सकता। हो सकता है माइनस का 8 कूलम चार्ज। तो अब मुझे बताओ, प्लस का इस छोटे स्फीयर के अंदर क्या आया? प्लस का 10 कूलम और माइनस का कितना? 8 कूलम। कितना आया नेट? प्लस का 2 कूलम। चार्ज, नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया, और नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। ये एक वो एस्पेक्ट है जिसके बारे में दिमाग जाता ही नहीं है, क्योंकि हम रट लेते हैं। हमने आंसर निकालना सीख लिया, बात खत्म। और मैं बता रहा हूं 99.9% बच्चे ये सोचते ही नहीं है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उनका मतलब ये होता है ये निकल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा क्वेश्चन कर लिया हमने, बात खत्म। ये पूछ लो तो बात खत्म। किसी बहुत अच्छे बच्चे से भी अगर ये चीज पूछ लिया है ना तो उसे जल्दी समझ नहीं आती है। जल्दी समझ क्यों नहीं आती? उसने सोचा ही नहीं होता। अच्छा ये भी है, यस ये भी है। अब दूसरी चीज बताऊं आपको मैं, एक और बात, मैं आपको उन बातों को डिस्कस कर रहा हूं जो सोचता ही नहीं कोई, ठीक है। दूसरी बात ये थी, जब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो यहां पर आया, यहां पे मैंने आपको बताया Q ओपन एप्सिलॉन नॉट, ओके। जबकि मैंने आपको जब सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन कराया था तो मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट ना बता के एप्सिलॉन बताया था। ये क्या लोचा है? जब ये सॉलिड स्फीयर की तरह काम कर रहा है एक तरीके से, तो आपने एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया, एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया? तो रीजन बड़ा सिंपल सा है। रीजन ये सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे स्फीयर के अंदर बहुत दूर दूर होते हैं। अब बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हम अपने यूनिवर्स को देखते हैं, यूनिवर्स में हमको बहुत सारे स्टार दिखते हैं लेकिन उनके बीच का गैप तो बहुत सारा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत बहुत दूर पे हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर बहुत दूर पे है तो उसका मतलब मैक्सिमम पोर्शन में इलेक्ट्रॉन बिखरे तो हुए हैं लेकिन जगह फिर भी मैक्सिमम खाली है। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट, ये रदरफोर्ड मॉडल ने भी बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, अगर मैक्सिमम पार्ट इसका एम्प्टी है तो इसका मतलब परमिटिविटी एप्सिलॉन ना होके एप्सिलॉन नॉट आएगी, बिकॉज इट इज फ्री स्पेस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो मैक्सिमम खाली जगह से निकलेंगी, इसलिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आई है, एप्सिलॉन नहीं आया। पता लगी? ये दो डिफरेंट बातें थी, ओके। अब सुनो, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं कि सेकंड और थर्ड पार्ट क्या है। वो तो बहुत ही इजी है। इसका जो सेकंड पार्ट था, व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R का मतलब होता है ये पॉइंट, दिख रहा है? यहां पर आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस पॉइंट पर आने का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट पर आने का मतलब होता है कि आप सारा नेगेटिव और सारा पॉजिटिव पूरा ही इंक्लोज कर रहे हैं। अगर मैं बाउंड्री पे आ गया, जैसे मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूं अगर, तो अर्थ के अंदर का सारा चार्ज मेरे नीचे है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सारा नेगेटिव चार्ज भी इंक्लोज हो जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज भी इंक्लोज हो जाएगा। तो फिर नेट चार्ज कितना आएगा, या टोटल चार्ज, टोटल चार्ज एंक्लोज्ड, टोटल चार्ज एंक्लोज्ड वो क्या आएगा? इज इक्वल टू प्लस का ZE और माइनस का ZE इज इक्वल टू 0। प्लस का ZE तो यहां हो गया और माइनस का ZE सबको मिला के हो ही गया, ठीक है, राइट। इन सबको मैं मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब सुनिए, अब टोटल चार्ज अगर हमारे पास 0 आ गया, देयरफॉर
E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं जो फॉर्मूला मैंने यहां लगा रखा था, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना आया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व करके कितना आ गया मेरे पास, अगर ये पूरा 0 है तो 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और यहां पर क्या था, जब मैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखूंगा तो इस फॉर्मूले में एक चेंज भी कर दूंगा। वो क्या चेंज होगा, स्मॉल आर की जगह यहां क्या आएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, बस स्मॉल आर कैपिटल आर से रिप्लेस हो गया। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अगर 0 आ गया तो ये तो 0 नहीं है, जो कैपिटल आर की एक फिक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कहां पे, जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं व्हेन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये हो गया सेकंड पार्ट, ओवर, इतनी सी बात थी। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं आउटसाइड द स्फीयर, तो उसका आंसर भी 0 आएगा। क्यों, अगर मैं आउटसाइड द स्फीयर चला जाऊं यहां, तो ऑटोमेटिकली जितना चार्ज एनक्लोज होगा उसमें सारा पॉजिटिव और सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सारा पॉजिटिव और सारा नेगेटिव आएगा तो नेट चार्ज 0 आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इसी कांसेप्ट से 0 आएगा। बस लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका अलग है। देखिए जो थर्ड इसका पार्ट है, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू प्लस ZE माइनस ZE इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज 0 हो गया, और जब टोटल चार्ज 0 हो गया तो फिर क्या करेंगे, देयरफॉर E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। अब तक आपको उसमें और इसमें डिफरेंस पता लग गया, क्या डिफरेंस है, यहां कैपिटल आर था और यहां स्मॉल आर है, इसको आप कैपिटल आर नहीं कर सकते और उसको स्मॉल आर नहीं कर सकते, ये फिक्स है। तो फिर क्या आएगा, E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सेम कंसेप्ट, ओवर। ये आपका वो क्वेश्चन था जिसके बारे में बात कर रहा हूं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं वो अलग लॉजिक के क्वेश्चन है, और वो भी डिफिकल्टी लेवल में अच्छा होता है, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन की हम बात करेंगे और फिर एक मस्त न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन ढंग से लॉजिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं है, रट के एक क्वेश्चन होता है दूसरा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था E इक्वल टू 5E इक्वल टू E डॉट S इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। और डॉट प्रोडक्ट ये बताता है कि उन डॉट प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये भी पता लगता है कि उन दोनों के बीच का एंगल भी कंसीडर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। अब सुनिए कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये आपसे था कि मैं डायग्राम बता के बता देता हूं आपको। यू आर गिवन अ क्यूब, ये क्वेश्चन मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा भी था, और क्योंकि एक राइट टाइम नहीं था उस टाइम की मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता, क्योंकि कुछ और चीजें हम पढ़ रहे थे उस टाइम पर, तो आज मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन बहुत इजी है। यू आर गिवन अ क्यूब, और आपको एक चार्ज दे रखा है क्यूब के सेंटर पे। अब क्यूब का सेंटर होता क्या है, क्यूब का सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, जहां उसका डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, वो उसका सेंटर है। वहां पे एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा है। अब आपसे क्या पूछा, आपसे इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिलहाल जो डायग्राम बना रखा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। होता क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि फ्लक्स का मीनिंग क्या निकलता है। मीनिंग ये होता है कि चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो किन किन सरफेस से पास होके जाती है। और इसका बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं।
चार्ज तो हमने देखा नहीं, एक बल्ब ले लो, बल्ब जो जल रहा हो उसको रूम के सेंटर पे रखो, ठीक है, और रूम के सेंटर पे जब आप रखते हैं उसको, और मैं मान लेता हूं कि वो बल्ब इस तरीके से जो बिल्कुल गोल है, बिल्कुल गोल का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ शो पीसेस वाले बल्ब आते हैं कुछ फुटबॉल शेप में, ऐसे किसी बल्ब को मैंने वायर से टांग दिया, बीचों बीच बल्ब था या फिर एक कंटेनर था जिसके अंदर बल्ब था, पूरा जिससे यूनिफॉर्म लाइट निकलती हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ रूम में कौन कौन सी दीवार के ऊपर लाइट पड़ रही है। अब आप सोच के देखिए कि बीच में मैंने एक बल्ब लगा दिया फुटबॉल टाइप का, ठीक है, और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, यानी कि वो सारी की सारी वॉल्स के ऊपर यूनिफॉर्म रोशनी डाल सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कौन कौन सी वॉल जो है उनके ऊपर पूरी लाइट पड़ रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, सब पे पड़ रही है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इमेजिन क्या करना है। उस बल्ब को इमेजिन करो चार्ज, और लाइट को इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन था, आपसे ये आपको दे रखा है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ऐसे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इस तरीके से, तो मुझे बताओ सारी सरफेस से जाएंगी ना, सारी सरफेस से जाएंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब निकालना है, नेट की जगह मैं टोटल लिखता हूं, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखें, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में हो कि सर हमने तो कुछ अलग सुना है, नहीं, ये वो क्वेश्चन ही नहीं है जो तुमने सुना है, उस क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं जो तुमने सुना है, लेकिन जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब ये था कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सारी की सारी सरफेस से मिलकर टोटल आ गया, जब मैं सारी की सारी सरफेस ही ले लूंगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ क्यूब, हर सरफेस से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। अब एक बात मुझे बताओ, मान लो कि जो लाइट फैल रही है चारों तरफ, लाइट भी छोड़ दो, चलो चार्ज की मैं बात करता हूं, चार्ज था यहाँ पे, चार्ज जो था वो था 6 कूलम का, मान लेते हैं 6 कूलम का चार्ज था, ठीक है। टोटल कितनी सरफेस से वो शेयर हो रहा था, 6 सरफेस से। क्यूब के पास 6 सरफेसेस हैं, एक लेफ्ट राइट हो गया, एक बैक एक फ्रंट हो गया, और एक टॉप हो गया, और एक बॉटम हो गया, 6 सरफेस होती हैं। अब इन 6 सरफेस पर अगर एक मैं चार्ज रख दूं, बीच में एक चार्ज रखा मैंने क्यूब के सेंटर पे, और वो 6 कूलम का चार्ज देता है, एक ने कितना रिसीव किया, सिर्फ 1 कूलम। ये बिल्कुल वही बात है कि मम्मी बैठी है बीच में और 6 भाई बैठे हुए चारों तरफ, ठीक है, और मम्मी ने 6 रोटियां बनाई और सबको एक जैसी बांटनी, तो क्या होगा, सबके पास एक एक आएगी ना, क्योंकि 6 सरफेस थी इसलिए सबके पास एक एक आ गई, यानी कि 1 आउट ऑफ 6, 6 रोटियों में से एक रोटी सबके पास आई। अगर इसके पास 8 सरफेसेस होती तो मेरा आंसर कितना आता, 8 रोटियां बनती और सबको अगर एक एक मिलती तो एक को मिलता 1/8, 1 आउट ऑफ 8। इसी तरीके से अगर इन सबको मिला के मेरे पास जितना भी फ्लक्स जा रहा है, एक के पास कितना जाएगा, वो जाएगा 1/6, क्योंकि इसके पास 6 सरफेस है। जब 6 सरफेस से मिलके इतना फ्लक्स जाता है तो एक सरफेस से जाएगा इसका 1/6। अगर आपसे मान लें कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 सरफेसेस, अब मैं आपको क्वेश्चन बदल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपने नहीं सुना होगा, 1 सरफेस का सुन रखा होगा, मैं लिख देता हूं उसका आंसर क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वो क्वेश्चन था जो कुछ बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे और जो इन्होंने अब तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब सुनिए, मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 सरफेसेस। अब ये नया क्वेश्चन है, आंसर कितना आएगा, 2/6, ठीक है। 3 सरफेस से पूछता हूं, 3/6, 4 सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4/6, 5 सरफेस से 5/6, 6 सरफेसेस से 6/6, यानी कि 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर टोटल जितनी सरफेस का बताना है दैट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सरफेस करना है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो एक सरफेस से निकालना था तो 1/6 हो गया। ये हुआ एक तरीके का क्वेश्चन, और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
टोटल सरफेस देख ली, उनमें से एक से बतानी थी तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सरफेस इनटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे रेशियो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन करते थे बिल्कुल वैसे ही होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वैरायटी बदल रहा हूं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, इसी वैरायटी का दूसरा क्वेश्चन, वो ये था। इस बार क्या किया, अब इसका ऑर्डर थोड़ा ऊपर चला गया। इस बार क्या किया कि चार्ज रख दिया यहां पर, कहां पर, एट अ वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब। अब कितने वर्टेक्स हैं क्यूब के अंदर, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स हैं। चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा, कॉर्नर पे रख दिया। अब आपसे फिर दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, इस पूरे क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करता है। और मैं आपको बता दूं मैक्सिमम बच्चे जो इस क्वेश्चन को कर पाते हैं उनमें से बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं जो मैं आपसे अब बता रहा हूं। और वो पता है क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने उस कंसेप्ट से नहीं सीखा होता जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, उन्होंने रट लिया होता। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो आप सिर्फ तब सीख पाएंगे जब आपको इस क्वेश्चन का एक आइडिया लग गया हो कि मैंने आपको क्या बताया था, समझाया क्या था। आंसर बताना अलग बात होती है, एक बात होती है कि वो आया कैसे, ठीक है बेटा। अब सुनिए, मुझे निकालना है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ठीक है, यही क्वेश्चन है मेरे पास। और फिर मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन मेरे अभी भी दोनों वही हैं, ठीक है, क्वेश्चन वही है, आंसर बदल जाएगा। अब वो कैसे, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है, क्या इसकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब से जाएंगी, क्या इस चार्ज की सारी के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब से जाएंगी, सोचिए। चलो मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं। भाई कुछ लोग आजकल महाभारत देख रहे होंगे, रामायण देख रहे होंगे, नहीं भी देख रहे होंगे तो कुछ आइडिया जरूर है, और जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी आपको पता है। मान लीजिए कि एक धनुर्धारी जो आर्चर होता है, ठीक है, वो बैठा है क्यूब के कॉर्नर पे। इस चार्ज को आप वो मान लो, जो धनुष बाण वाला इंसान है वो बैठा है किनारे पे, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि उसको तीर चलाने, ठीक है। अब वो तीर किसके डायरेक्शन में चला सकता है, ठीक है, वो अगर एक कॉर्नर पे बैठा है तो नीचे चला सकता है, इधर चला सकता है, इधर चला सकता है, हर तरफ चला सकता है। अब मुझे बताओ वो जितने भी तीर चलाएगा क्या वो सारे के सारे तीर इस क्यूब से पास करेंगे, सोचो, जितने वो चला सकता है क्या वो सारे के सारे इससे पास करेंगे, आंसर आएगा नो, क्योंकि वो सामने चलाएगा, ऊपर चलाएगा, पीछे चलाएगा, इधर चलाएगा, इधर पीछे चलाएगा, वो इस क्यूब से पास नहीं करेंगे। सिर्फ क्यूब से वो पास कर सकते हैं जो वो ऐसे नीचे करके चलाएगा। ये बात पता लगी। अब ये तीर पता है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वो धनुर्धारी जो है, धनुर्धारी वो कौन है, वो चार्ज है। वो चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रहा है, ऐसे ही वो चार्ज जो कि तीर चला रहा है, वो तीर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कितने पार्ट्स में बढ़ता है। ये जो इसने तीर चला है ये ओवरऑल कितने क्यूब के अंदर बढ़ सकता है, देखिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मैं इस क्यूब को थोड़ा छोटा बनाता हूं क्योंकि डायग्राम कुछ खतरनाक बनने वाला है। क्यूब रखा था यहां पे, ओके। अब देखो ये क्यूब जो है वो कितने क्यूब से शेयर होता है, एक पीछे बन गया, एक इधर बन गया, चार तो ये हो गए, चार ऊपर भी बन सकते हैं। मतलब मैं सारा नहीं बना रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि चार ये हो गए और चार जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगे ऐसे करके। एक यहां आ गया क्यूब, थोड़ा सा ये डायग्राम हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डायग्राम अनडाउटली, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये जैसा मैंने ये एक क्यूब बनाया है ऐसे ही इन सब के ऊपर भी तो बनेंगे।
अब मुझे बताओ टोटल कितने क्यूब बन सकते हैं? 8, 4 नीचे और 4 ऊपर। अब ये बताओ कि जो 8 के 8 क्यूब हैं, इन 8 क्यूब के सेंटर में ये क्यूब है कि नहीं है? इन 8 का जो एक सेंटर बनता है उस पे ही ये क्यू रखा है कि नहीं रखा? उसी पे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यू जो है उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो टोटल मिलके 8 क्यूब से पास करेंगी, 8 क्यूब से, और 8 से ही पास करेंगी, ना कम ना ज्यादा। और अगर 8 क्यूब से वो पास करती हैं तो इसका मतलब एक क्यूब से कितनी पास करेंगी? 1/8। इसका मतलब जो हमारा आंसर था पहले वाला, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच क्यूब, मैं ईच कर देता हूं, या क्यूब भी अगर चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आएगा 1/8 Q/ε0। देखा, बदल गया आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था Q/ε0, इसका आंसर है 1/8 Q/ε0, क्योंकि आपको यह देखना है कि जो चार्ज रखा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने क्यूब से शेयर करती हैं, कितने क्यूब से शेयर होती हैं। क्योंकि 8 क्यूब मिलके उस पूरे चार्ज को शेयर कर रही हैं, तो इसका मतलब एक क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो पूरे का 1/8 होंगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 1/8 हो जाएगा। तो हमारे पास 1/8 Q/ε हुआ। टोटल Q/ε था उसका 1/8 पार्ट। ये हुई पहली बात। अब सुनो इसके ऊपर का एक और क्वेश्चन, वो ये था, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में आते रहते हैं। ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब। ये मेरे पास लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब। आपको ये पता है कि एक क्यूब जो था उससे कितना पास कर रहा था? 1/8 Q/ε। लेकिन मन हमारा फिर भी नहीं माना, बेचैन महसूस किया हमने। आपको एक और क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब। यानी एक क्यूब तक तो हम पहुंच गए, 8 में से एक पर आ गए, उस एक क्यूब के से भी एक सरफेस पे जाना है। अब मुझे बताओ कि एक क्यूब की कितनी सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा? एक क्यूब से तो इतना पास करता है, 1 क्यूब से इतना पास करता है, तो एक सरफेस से कितना पास करेगा? मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि एक सरफेस से जो पास करेगा वो 1/6 हो जाएगा। ऐसे सोच रहे हैं कि 1/6 ऑफ 1/8 Q/ε, यानी कि 1/48। ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में? रॉन्ग। अब मैं बताता हूं क्यों। आप जिस भी रूम में जहां बैठे हुए हो, जिस भी रूम में जहां भी बैठे हुए हो ना, वहां पे जरा एक चीज इमेजिन करके देखना। आप चार्ज को कहां मानेंगे? मान लीजिए कि आपका जो रूम है वो क्यूब शेप में है, वैसे क्यूबॉइड हो सकता है, जनरली क्यूबॉइड होता है, क्यूब शेप में उसको मान लो। मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, रटना नहीं है। जहां भी बैठे हुए हो उसके एक कॉर्नर पे चार्ज को मान लो। अब जैसे कि मेरा ये रूम है तो मैं एक कॉर्नर इधर मान लेता हूं, एक कॉर्नर पे वहां चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं उस कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे एक बल्ब जला दूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि बल्ब की रोशनी कितनी सरफेसों के ऊपर बिल्कुल क्लियर पड़ेगी और कितनों पे नहीं पड़ेगी? सोचिए। तो 6 में से सिर्फ 3 सरफेस के ऊपर बल्ब की रोशनी बिल्कुल ढंग से पड़ेगी। कौन कौन सी? वहां बल्ब है तो एक तो नीचे पड़ेगा, एक सामने पड़ेगा उधर की, और एक इधर सामने पड़ेगा। लेकिन उन 3 सरफेस पर नहीं आएगी जिसपे बल्ब चिपका हुआ है, क्योंकि बल्ब जहां भी कॉर्नर में लगा होगा वो 3 सरफेस मिलके बनी होंगी। वहां पे वो 3 सरफेस जो चिपक रखी है बल्ब की रोशनी वहां नहीं आएगी। दूसरा एग्जांपल, वो जो धनुर्धारी मैंने बताया था उसको बढ़ा दो उस कॉर्नर पे। अब वो तीर चला, वो तीर से किन सरफेस के ऊपर निशाना लगा सकता है? सिर्फ उनके जो उसके सामने पड़ती है। लेकिन वो उन 3 सरफेस के ऊपर निशाना नहीं लगा पाएगा जो उससे चिपक के बनी हुई है। ना वो अपने नीचे वाली सरफेस पे बना पाएगा, ना इधर वाली पे, और ना ऐसे वाली पे, वो सिर्फ सामने लगा पाएगा। अब ये सोचो कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्यूब से आया, क्योंकि चार्ज कॉर्नर पे था, वो सिर्फ 3 सरफेस से पास करता है, 6 से पास नहीं करता, पास ही नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं आप जहां भी रूम में बैठे हुए हो उसको एक कॉर्नर पे आप चार्ज को इमेजिन कर लें और आप देखें कि उस चार्ज से अगर तीर छोड़ा जाए, उस चार्ज की जगह कोई बंदा बैठा हो जो सिर्फ तीर चला रहा हो, तो वो तीर कौन कौन सी सरफेस पे जाके लग सकता है? तो सिर्फ 3 ही सरफेस पॉसिबल है। 1 2 3 आपके सामने जो 3 दिखेंगी वो सरफेस, एक नीचे वाली सरफेस होगी, एक सामने होगी, एक इधर सरफेस होगी, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन 3 सरफेस से जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से निकलता है कॉर्नर से, वो सिर्फ 3 सरफेस से शेयर होता है, 6 से नहीं होता, सिर्फ 3 से। और अगर वो 3 सरफेस से शेयर होता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब विल बी 1/3 ऑफ 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिर्फ 3 ही सरफेस से शेयर हुआ, अगर 6 से शेयर होता तो 1/6 लिखते, 4 से शेयर होता तो 1/4 लिखते, लेकिन जब 3 सरफेस से ही शेयर हो रहा है तो 1/3 लिखेंगे। तो आंसर कितना आया? आंसर आया हमारे पास 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़े से ऊपर लेवल का हुआ क्योंकि आपको इसमें दो कंसेप्ट समझने थे। पहला कंसेप्ट कि चार्ज जो था वो 8 क्यूब से शेयर हो रहा था, तो एक क्यूब से टोटल फ्लक्स आया 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर सेकंड पार्ट में था कि एक क्यूब की भी एक सरफेस से बताओ, तो क्योंकि 3 ही सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा था इसलिए 1/3 ऑफ 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो आंसर आता है 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये आप समझ पाएंगे ढंग से, और मुझे लगता है कि कुछ आप समझ भी पाए होंगे, एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन का आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस तरीके की उसको आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, मैं श्योर। वो क्वेश्चन वो होगा जो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो सर हमको नहीं आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? ये y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, क्यूब रखा है एक। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये, लेकिन इसका ऑर्डर अच्छा है। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल बहुत है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन समझ में आने में दिक्कत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आएगी दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन पर ढंग से समझना है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बेटा एक क्यूब रखा था और आपको क्या क्या दे रखा है, मैं आपको वैल्यूज पहले बता देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा और ये देखना है आपको कि आप इसको कंसेप्चुअली समझ पाते हैं कि नहीं। उसके लिए मैं आपको एक हिंट भी दूंगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है क्वेश्चन में Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेज़ पावर हाफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, Ey की वैल्यू दे रखी है आपको 0 और Ez की वैल्यू भी 0 दे रखी है। साथ में अल्फा दे रखा है आपको 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन। अब आपसे क्या पूछा है, अगर मैं इस क्यूब की साइड को a मान लूं, कुछ और भी चीजें थी यहां पर, a आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है, दिस इज ओरिजिन, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, इधर भी आपके पास a है और ये भी a। ऑब्वियसली अगर ये क्यूब है तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होंगी। ठीक है, ये और a की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन को पहले तो ढंग से समझना ही सबसे बड़ी कला है। आंसर तो बात की बात है, जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आंसर कहां से आएगा। क्वेश्चन में जो दे रखा है पहले उसका मीनिंग समझो। लिखा है Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ। Ex का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको अल्फा एक्स की पावर हाफ। इससे यह पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू, अगर मान लो यहां पे मैं एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखता जाऊं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है डिस्टेंस के साथ साथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे प्रेजेंट है? एक्स एक्सिस पे। दूसरी बात, y एक्सिस और z एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली प्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, अच्छा, अल्फा जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू दे रखी है, वो हम बाद में पुट कर सकते हैं, और a की वैल्यू 0.1 है, वो भी हम बाद में पुट कर सकते हैं। अब मेन बात क्या है कि इसमें सीखना क्या है। क्या एक बेसिक कंसेप्ट है जो बच्चों को नहीं समझ में आता। न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं है, इजी है, लेकिन एक दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो बच्चा रट लेता है या उसे समझ ही नहीं आता। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं।
सरफेस की डायरेक्शन कैसे ली जाती है, ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर मान लो बेटा मेरे पास ये एक एरिया था, तो मैं सरफेस की डायरेक्शन इधर भी ले सकता हूं और इधर भी ले सकता हूं, दोनों तरफ। बस सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और वो मैंने आपको बताया था कि सरफेस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती क्यों है, ये भी नहीं बताया जाता कि होती क्यों है। याद कर लेते हैं इंसान कि हाँ परपेंडिकुलर होती है। क्यों होती है भाई, मैं तो नहीं मानता। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे नहीं समझ में आई ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही क्यों होती है। क्यों नहीं सोचा तो फिजिक्स कहां से आई भाई। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, अगर ऐसा है तो ये इधर और इधर दोनों तरफ हो सकती है। अब दूसरी बात, अगर मान लो कि मेरे पास अब क्लोज शेप है, ये तो थी मेरे पास अनक्लोज क्योंकि एक सर्कल था, लेकिन ये मेरे पास है एक ऐसी शेप जो कि क्लोज है यानी कि वॉल्यूम वाली है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एरिया की डायरेक्शन कैसे ली जाए। तो एरिया की डायरेक्शन लेने का कन्वेंशन क्या है, क्योंकि वो तो किसी भी तरफ हो सकती है, बस होगी परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो कन्वेंशन ये है कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो, जैसे मैं इस रूम के अंदर हूं, ठीक है, तो मेरे पास जो इधर वाली वॉल है, इससे बाहर की ओर, इससे ऊपर की ओर, इससे बाहर की ओर, इससे नीचे की ओर, सामने वाले से बाहर की ओर और पीछे वाले से बाहर की ओर। मतलब एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ली जाती है क्यूब के या जो भी सरफेस हो। जैसे ये मेरे पास है तो इसमें एरिया की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, इसमें एरिया की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, मैं इसको ए लिख देता हूं। ठीक है, इसमें एरिया की डायरेक्शन इसके ऊपर आ जाएगी, नीचे वाले में एरिया की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, फ्रंट जो साइड है उसमें एरिया की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, और जो बैक वाली साइड है उसमें एरिया की डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी। यानी कि जो भी रूम है उसकी सारी दीवार से बाहर की ओर, वो होता है हमारे पास एरिया का डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ले जाती है। और ये बात आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको इधर की ओर अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तो हो जाएगा पैरेलल 0 डिग्री पे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं यहां बनाऊंगा तो इसके साथ बनाएगा 180 का एंगल, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी की जो चार सरफेस है उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि बाकी चारों सरफेस पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अगर एरिया इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो एरिया ऐसे, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, एरिया अगर अंदर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो भी परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर वाले तो ई डी एस कॉस थीटा से यानी कॉस 90 से 0 हो जाते हैं। तो बचती सिर्फ दो बातें याद करने की, पैरेलल वाला कौन होगा और एंटी पैरेलल वाला कौन सा होगा। ये हमारे पास कुल मिला के बात थी। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये भी डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट टाइप एक और डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि और कुछ वैरायटी क्वेश्चन क्या थे। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप बहुत ध्यान से अपना ख्याल रखिए और ऐसे क्वेश्चन जरूर करिए। ये आपने नहीं करे तो आपको ये चैप्टर नहीं आया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिनिमम 2-3 मार्क्स के आते ही आते हैं और वो आएंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।